जय हिंद, मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 333 में। आज तारीख है 30 अगस्त 2020 और कल हमारा इस महीने का आखिरी दिन होगा। ठीक, तो आज आपके लिए संडे भी है, तो अब तक जितने भी अगस्त के करंट अफेयर्स हैं जो कि आपने लिखे होंगे तो भी ठीक है, और नहीं लिखे होंगे तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहां से इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके और आज और कल 2 दिनों में पूरा का पूरा अगस्त का करंट अफेयर्स रट डालिए। ठीक है, और जहां भी आपको दिक्कत हो, जिस प्रश्न में दिक्कत हो, तो उस डेली डोज संख्या को निकाल करके यूट्यूब के प्लेलिस्ट से उसे आप देख करके आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, इस तरीके से पूरे करंट अफेयर्स को जो अगस्त का है किसी भी शॉर्टकट तरीके में बिना गए रिवाइज पूरे दिन में कर डालिए। ठीक है, बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। AAI किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेगा? ठीक, उत्तर है कृष्ण प्रेम नारायण। सबसे पहले हम देखते हैं AAI क्या है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है एडवर्टीजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब ध्यान देंगे कि यह अवार्ड इस बार प्रेम एसोसिएट्स एडवर्टीजिंग एंड मार्केटिंग के सीनियर पार्टनर किसको? कृष्ण प्रेम नारायण को दिया जाएगा, जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि यह अवार्ड पाने वाले जो कृष्ण प्रेम नारायण हैं वो 28वें व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी इनसे पहले 27 लोगों को यह अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, जो ये कृष्ण प्रेम नारायण हैं ये AAI यानी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सबसे युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप ध्यान रखेंगे AAI से संबंधित, यानी पहले प्रश्न से संबंधित। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। पहली बार प्रसिद्ध संत श्री रामानुजाचार्य का मंदिर किस शहर में बनाया जा रहा है? उत्तर है हैदराबाद। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि सबसे पहला प्रश्न बनता है कि श्री रामानुजाचार्य किस मत के थे? ठीक, तो ये थे वैष्णव संप्रदाय के जो विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे ये। ठीक है, तो इसीलिए श्री रामानुजाचार्य को विशिष्ट द्वैत वेदांत के प्रवर्तक एवं वैष्णव संत के रूप में जाना जाता है। तो एक प्रश्न यहीं से बन सकता है, इसलिए आप विशिष्ट द्वैतवाद को ध्यान रखेंगे। ठीक, इनके शिष्य अर्थात इन्होंने ही शिष्य परंपरा की शुरुआत करी। ठीक है, और इस तरीके से इनके शिष्य कौन बने? रामानंद। ठीक, और रामानंद के शिष्य कौन कौन बने? तो कबीर और सूरदास। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है कि कबीर के गुरु कौन थे? ठीक, या फिर सूरदास के गुरु कौन थे? तो कौन थे? रामानंद। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, और यही जो है वो स्टैटिक का लिंकिंग फैक्ट्स है, यहीं से आपके स्टैटिक्स के प्रश्न उठाए जाते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब ध्यान देंगे कि इनका जो जन्म हुआ 1017 ईस्वी तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश, और मृत्यु हुई 1137 ईस्वी श्रीरंगपट्टनम तमिलनाडु भारत। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? यानी रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? तो ये थे यामुनाचार्य। कौन थे? यामुनाचार्य। तो यामुनाचार्य का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते अपने बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 3 के तरफ। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नामक 216 फीट ऊंची अष्टधातु प्रतिमा किसकी होगी? उत्तर है रामानुजाचार्य की। अब ध्यान देंगे कि यहां से 2 जगह आप कंफ्यूज कर सकते हैं, एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एक स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी होगा श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, जो कि कितना फीट ऊंचा है? 216 फीट। ठीक है, जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और ये एक कांस्य प्रतिमा है, यानी ये ब्रॉन्ज मेटल से तैयार किया हुआ है, जबकि रामानुजाचार्य की प्रतिमा जो है वो अष्ट धातु से तैयार करी जाएगी। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। साथ ही आपको यह भी पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सिर्फ प्रतिमा है वो 182 फीट ऊंची है। ठीक है, और अभी तक दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा यानी सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसके बेस को छोड़ करके सिर्फ 182 फीट इस प्रतिमा की ऊंचाई है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। टिकटॉक को किन 2 कंपनियों ने खरीदने की संयुक्त साझेदारी करी है? उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट एंड वॉलमार्ट ने। ठीक है, अब मैंने पिछले डेली डोज संख्या 332 के प्रश्न संख्या 6 में आपको बताया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के पेरेंट कंपनी, अब टिकटॉक की पेरेंट कंपनी कौन है ये मैंने आपको कल के डेली डोज में बताया। तो इस चीज को आप जा करके वहां से टिकटॉक से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं
कौन उसके सीईओ हैं, कब उसकी स्थापना हुई। ठीक, इस तरह के प्रश्न आप डेली डोज संख्या 332 के प्रश्न संख्या 6 को देख करके एक बार रिपीट कर ले। ठीक है, जबकि यहां पे हमें नया टर्म मिला है, कौन कौन, माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट। हम माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट के बारे में जानते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई, 4 अप्रैल 1975। ठीक है, कहां पर हुई थी स्थापना, तो अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, इसके फाउंडर कौन रहे, तो फाउंडर रहे बिल गेट्स एंड पॉल एलन। कौन, पॉल एलन। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, यूएस। ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स। अब ध्यान देंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो ये हैं जॉन डब्ल्यू थॉमसन। कौन है, जॉन डब्ल्यू थॉमसन। जबकि इसके सीईओ कौन है, तो वो है सत्या नाडेला। और सत्या नाडेला का नाम बहुत बार हमारे सामने है, इसलिए ये बात आपको तो कंफर्म याद होगा। अब एक टर्म और भी है, वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट की स्थापना कब हुई, 1962 में। ठीक है, और 1962 में सैम वॉल्टन ने इसकी स्थापना करी। ठीक है, कहां पे, एक बात और भी ध्यान देंगे कि ये जो वॉलमार्ट है यह अमेरिका और मैक्सिको का सबसे बड़ा निजी नियोजक कंपनी है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर है अराकानसास, यूएसए में। कहां पे, अराकानसास, यूएसए में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है, ये एज इट इज आना होगा तो ऐसे ही प्रश्न आएगा। ठीक है, तो वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है कि कोई भी वैक्सीन बनने से पहले ही कंपनी से डोज को खरीद लेना। ठीक, जैसे कि कोई भी वैक्सीन अपने पहले, दूसरे, तीसरे चरण में हो, उसी वक्त कंपनी से डोज को खरीद लेना ही क्या कहलाएगा, वैक्सीन नेशनलिज्म कहलाएगा। ठीक, और अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई भी वैक्सीन दूसरे, तीसरे स्टेज में पहुंच जाती है तो उसका डिमांड पहले ही कर लिया जाता है और उससे पहले ही खरीद लिया जाता है, क्योंकि जब वो वैक्सीन फाइनल स्टेज में पहुंच करके और जब वो सर्टिफाई हो जाएगा तो उसके डोज को एट ए टाइम बनाना पॉसिबल नहीं रहता। इसी वजह से वैक्सीन नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट के तहत पहले ही वैक्सीन बनने से उसके डोज को खरीद लिया जाता है। अगर सक्सेस हुआ तो उसे मार्केट में लॉन्च करा जाएगा, नहीं हुआ तो वो रफ हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक 500 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, उत्तर है ड्वेन ब्रेवो। और जो ड्वेन ब्रेवो हैं ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है, ये राइट हैंड बॉलर हैं और ये मध्यम गति के यानी मीडियम स्पीड के गेंदबाज हैं, साथ ही साथ ये एक बैट्समैन भी है और ऑल ओवर ये एक ऑलराउंडर है। ठीक है, और ये अगर आईपीएल से संबंधित इनसे प्रश्न बनता है तो ये बनेगा कि ये किस आईपीएल टीम की तरफ से खेलते हैं, तो ये खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रति माह औसत वेतन के मामले में भारत $437 का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए यहां $437 का मतलब क्या है कि भारत का जो औसत मासिक वेतन है वो है 32,800 रुपए प्रति कर्मचारी, अगर देखा जाए औसत में तो एवरेज निकाल करके। ठीक, और ये होता है $437 के बराबर। कुल 106 देशों की रैंकिंग निकाली गई जिसमें अपना देश भारत 72वें स्थान पे कर्मचारी को वेतन देने के रैंक पे है। ठीक है, और सबसे पहले रैंक पे कौन है, तो वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो अपने कर्मचारी को 4,49,000 ये मासिक औसत वेतन है। ठीक है, अर्थात कहें हम तो ये कह सकते हैं कि $5,989 उसका मासिक औसत वेतन है अपने कर्मचारियों का। ठीक है, जबकि सबसे खराब रैंकिंग किसकी है, तो वो है क्यूबा की। कितनी, तो $36, अर्थात हमारे भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 2700 रुपए मासिक वेतन क्यूबा का है। ठीक है, और ये रिपोर्ट बनाता कौन है, अर्थात ये किसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट है, तो एक कंपनी है picodi.com और इसका काम है इस तरह के रिपोर्ट्स को आपके सामने प्रस्तुत करना, और इसी ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करा है, तो हम picodi.com का भी नाम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रति माह औसत वेतन के मामले में विश्व में पहला स्थान किसका है, अभी अभी हमने बताया स्विट्जरलैंड का 4,49,000 औसत मासिक वेतन प्रति कर्मचारी। ठीक, अर्थात $5,989। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार कौन है, तो अभी जो सरकार है वो भी किसकी है, रिपब्लिकन
पार्टी की ही है, ठीक, अमेरिका में। और उसके राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और आने वाले दिनों में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, तो फिर से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन रहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अमेरिका में कम से कम आप 2 बार राष्ट्रपति रह सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रह सकते, ठीक। इससे पहले बराक ओबामा भी 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार कौन है? तो ये अभी वर्तमान में भी माइक पेंस ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और वही अगले उम्मीदवार भी हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा, ये जो माइक पेंस हैं ये किससे हरा करके बने थे? तो ये हरा करके बने थे हिलेरी क्लिंटन को। किसको? हिलेरी क्लिंटन को, ठीक। और जो डोनाल्ड ट्रंप है ये तो आप सभी को पता होगा, ये तो बराक ओबामा को हरा करके और अमेरिकी, चूंकि बराक ओबामा को नहीं हरा करके, क्योंकि बराक ओबामा का तो कार्यकाल पूरा हो गया था, ठीक। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 के तरफ। फ्रांस से प्राप्त राफेल की तैनाती किस स्क्वाड्रन में की जाएगी? उत्तर है 17 IAF गोल्डन एरो में। कहां पे? 17 IAF गोल्डन एरो में। अब ध्यान देंगे कि एक प्रश्न यहां से क्या बनाया जा सकता है कि फ्रांस के किस एयरबेस से ये रवाना हुआ भारत के लिए, ठीक। यानी कि किस एयरबेस से फ्रांस से ये हमारे अपने देश भारत के लिए उड़ान भरा? तो ये भरा मेरिनेक एयरबेस। किससे? मेरिनेक एयरबेस। और भारत के किस एयरबेस पे? तो 17 IAF गोल्डन एरो। तो इस तरीके से यहां से जो ये 2 प्रश्न बन सकते हैं उसको आपने ध्यान में रखा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो वो अपना देश भारत है जो कि ब्रिक्स 2021 के खेलों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स के साथ कुल कितने कंट्री? 5। पहले कितने थे? 4। कौन कौन? BRIC, ठीक है। और 2010 में कौन जुड़ गया? S अर्थात साउथ अफ्रीका, ठीक है। और इस चीज को इन डिटेल आप अगर पीछे के डेली डोज रेगुलर देखते और लिखते आ रहे हैं तो आपको 3 से 4 बार ये चीजें मिल चुकी हैं, तो आप उन्हीं चीजों से, उन्हीं जगहों से इसका रिवीजन कर लेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। किस टेनिस युगल जोड़ी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? उत्तर है बॉब ब्रायन एवं माइक ब्रायन ने। किसने? बॉब ब्रायन एवं माइक ब्रायन ने। और इन्हें हम ब्रायन ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान देंगे कि ये जो ब्रायन ब्रदर्स हैं वो 1995 में यानी 1995 में यूएस ओपन यानी यूनाइटेड स्टेट्स ओपन में पहली बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेलना शुरू किया, ठीक है। अमेरिका के ब्रायन ब्रदर्स की जोड़ी ने अमेरिकी ओपन में 5 डबल्स खिताब जीते हैं, ठीक है। साथ ही साथ 16 ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे कि इन्होंने अब तक कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते, ठीक है। या फिर ये जब युगल जोड़ी है यानी कि पेयर है तो इन्होंने कितना डबल्स जीता? तो ये 5 डबल्स और 16 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने कौन सा नया स्टार्टअप शुरू किया? उत्तर है चुनौती। अब ध्यान देंगे कि इसके मंत्री कौन है, क्योंकि मंत्रालय का नाम तो आपने देख लिया, ठीक। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, क्योंकि आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? श्री रविशंकर प्रसाद, ठीक है। इन्होंने अगली पीढ़ी के लिए स्टार्टअप चैलेंज अर्थात चुनौती प्रतियोगिता शुरू की है और इसके तहत भारत के टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने एवं सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। और इसी के लिए ऐसे क्षेत्रों के लिए जो टियर 2 में है उनके लिए 25 लाख प्रति वर्ष का फंड है, ठीक है। और अगर ये कहें तो कुल फंड कितना है? 95.03 करोड़। और ये कितने दिनों के लिए है? तो ये कुल 3 वर्षों के लिए। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। किस देश ने हवा में उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया? उत्तर है जापान। किसने? जापान ने। अब ध्यान देंगे कि जापान की एक कंपनी कौन? स्काई ड्राइव, ठीक। और इसी स्काई ड्राइव ने एक व्यक्ति के साथ उड़ने वाली कार का एक सफल परीक्षण किया है, ठीक। परीक्षण के दौरान ये कार अभी कुल 4 मिनट तक हवा में रहा, ठीक है। और जिसका लक्ष्य है कि कम से कम 30 मिनट तक की हम उड़ान भर सकें, ठीक। और इसका जो सफल परीक्षण किया गया वो कहां पे? तोमोहिरो, कहां? तोमोहिरो फुजिकावा में। कहां?
तोमोहिरो फुजिकावा ने इसका सफल परीक्षण किया। और एक बात और भी ध्यान देंगे कि ये जो कार है वो अनुमानित है कि 2023 तक मार्केट में लॉन्च करा दिया जाएगा। और इसको शुरू कब किया गया, तो स्काई ड्राइव प्रोजेक्ट के तहत इसे 2012 में ही शुरू कर दिया गया था। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। किस देश ने, ये तो हो गया, किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? उत्तर है जापान। और मैंने इस प्रश्न को भी पिछले डेली डोज में इन डिटेल आपके साथ साझा किया, क्योंकि कारण यह था कि शिंजो अबे खराब स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। ठीक, और ये इनकी उम्र लगभग 65 साल की हो चुकी है और इनका कार्यकाल 2021 में खत्म होना था। ठीक है, लेकिन इन्होंने 7 साल कुछ महीने में ही अपना ये इस्तीफा सौंप दिया। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो आप पीछे की लेडीज को देखें, उसमें इनसे संबंधित और भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको हमने इसमें समाहित किया है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहली बार बैगेज सैनिटाइजेशन एवं रैपिड मशीन स्थापित की है? ठीक है, तो ये रैपिंग मशीन और बैग सैनिटाइजेशन कहां स्थापित की है? अहमदाबाद में। अब एक प्रश्न यहां से क्या बन सकता है कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जो है वो किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत। ठीक, तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। JNK अर्थात जम्मू एंड कश्मीर कृषि विभाग ने किस फसल हेतु ई नीलामी पोर्टल शुरू किया? उत्तर है केसर। आपको पता भी होगा कि जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्राप्त है। अब जीआई टैग का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग के तहत उस क्षेत्र विशेष के उस प्रोडक्ट को, उस वस्तु को, या फिर उस फल हो गया या फिर कोई भी चीजें हो गई, उनको एक मार्का दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि वो उसका गलत बाजारीकरण ना हो सके, काला बाजारी ना हो सके और लोगों तक सही चीजें पहुंचे और उस जगह का, उस वस्तु की वजह से वास्तविक विकास हो, जिससे कि अर्थव्यवस्था में उसका अपना अहम योगदान हो। जैसे कि भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। बिहार से अगर आप लोग एग्जाम देने के लिए हैं तो सिराव खाजा को मिला हुआ है। ठीक है, तो इस चीजों को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, जैसे कि मुजफ्फरपुर के लीची को जीआई टैग प्राप्त है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। किस देश के पाकड़ा के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया गया? उत्तर है रूस। ठीक है, अब यहां से ध्यान देंगे आप कि रूस की राजधानी कहां है? मॉस्को। मुद्रा क्या है? रूबल। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया? उत्तर है टोगो। और हमने पिछले रोज आपको बताया था कि यही जो अफ्रीकी महाद्वीप है, ठीक, इसी का एक देश कौन? नाइजीरिया। ठीक है, क्या बन गया है? पोलियो, जो आखिरी देश बच गया था पोलियो से संक्रमित, तो उसको भी अब पोलियो संक्रमण से दूर, यानी कि वहां भी अब पोलियो संक्रमण नहीं है, तो पोलियो संक्रमण मुक्त देश घोषित हुआ है अभी हाल ही में। तो उसको भी हमने कल के डेली डोज में ही समाहित करा है, तो उसे भी आप पीछे के डेली डोज से देख करके उस चीजों को लिख सकते हैं। हम बार बार आपको इसलिए कहते हैं कि पीछे के वीडियोज के पास जाइए, ताकि एक प्रश्न के चक्कर में आप 3-4 प्रश्न रिवाइज भी कर लेते हैं और वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। ठीक, इसी वजह से हम चीजों को दोबारा न बोल करके हम आपके साथ ये बोलते हैं कि आप उसको पीछे से वहां से फिर से देखें, ताकि आपके पास जो भी छूट रहे प्रश्न होते हैं वो भी पकड़ में आएंगे और वो आपके एग्जाम्स के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक, आज का सवाल है आपके लिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? ठीक है, ऑलरेडी हमने प्रेसिडेंट चैप्टर पॉलिटी का बढ़ा रखा है, तो प्रेसिडेंट के पास भी पावर होता है अध्यादेश जारी करने का और राज्यपाल के पास भी। तो प्रेसिडेंट चैप्टर जिन लोगों को भी दिक्कत हो वो जाकर के इजीली देखें, 3 वीडियोज हैं। और इसके बाद आप मेरा विश्वास रखें कि प्रेसिडेंट से किसी भी तरह का प्रश्न बनता है तो अनुमानतः सभी प्रश्न आपसे हल होने चाहिए, अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियरली वीडियोस को देखे होंगे तो। पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर होगा थायराइड ग्रंथि। यहाँ पे गलती से आग्नाशय लिखा जा चुका है,
अब ध्यान देंगे अग्नाशय आंसर कब हो सकता है, अगर यही प्रश्न पूछ दे कि मनुष्य की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अगर मिश्रित कह दे तो उत्तर होगा अग्नाशय, और अग्नाशय को ही हम इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं। यहीं पे अगर ये पूछ देता कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो उत्तर हो जाता यकृत यानी लीवर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहां से भी 3 प्रश्न बन सकते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक, थायराइड ग्रंथि को थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो आज के डेली डोज से हमें इतनी जानकारी प्राप्त हुई, और आपसे फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि अगस्त में जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं, आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन इसी पर लगा दीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में करंट के वेटेज बहुत ज्यादा हैं। जैसा कि अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के हो रहे हैं या किसी भी तरह के, वहां करंट का वेटेज बहुत ज्यादा मिल रहा है। ठीक, तो आपको अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए एक रामबाण की तरह यूज करना होगा, किसको, करंट को। ठीक, तो इस पे बहुत ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले डेली डोज में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।